हाँ। चलो अब देखना ऊपर आगे समझना, जो हम लोग का जो नया वाला चैप्टर है इसका नाम कुछ ही है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण देखना पड़ेगा, हमको लग रहा है गलती लिखे रहे हैं। हाँ नियंत्रण अब सही है ना, एवं समन्वय। चलो बढ़िया से समझना, ऊपर ध्यान देना नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। पहला चैप्टर हम पहले ही बोल चुके हैं, सुनना। ये चैप्टर हाल फिलहाल में ही पढ़ाए थे, लगभग 2 महीना हुआ होगा पढ़ाई। सुनना, चल जाओ पहले तो चल जाओ। हम पहले ही बता चुके थे जब बायोलॉजी शुरू किया था कि बायोलॉजी जो है एक तरह से सीरीज के रूप में बटा हुआ है, बोले थे ना। सबसे पहला चैप्टर में हमने कौची पढ़े थे, बोलो? पोषण। पोषण में हमने क्या पढ़े थे कि भोजन कैसे पचता है। दूसरा में हमने ये बता, भोजन जब पच जाता है तो ग्लूकोज के रूप में वो कहाँ जमा हो जाता है? शरीर के हरेक कोशिकाओं में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कि ग्लूकोज जो शरीर के हरेक कोशिकाओं में जमा हो गया तो ओकरा से एनर्जी कैसे निकलेगा? तो निकलेगा ऑक्सीजन के माध्यम से। ऑक्सीजन के माध्यम से ना, तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमने श्वसन किए। और श्वसन ऑक्सीजन किस तरह से गया कोशिकाओं तक और उसके बाद उसका विखंडन हुआ, कितना एनर्जी निकला, ये कौन सा चैप्टर हो गया था? श्वसन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कि जैसे यहां से हम ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने में रक्त को किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन सा रुकावट आया, हृदय आया, क्या आया। तो इस सब के लिए हमने कौन सा चैप्टर पढ़े थे? परिवहन, कि कैसे किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़े कि जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो उससे कई सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। और अवशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया को क्या कहे थे? उत्सर्जन। तो चौथा चैप्टर हमने पढ़े उत्सर्जन। 5वां चैप्टर पढ़ेंगे कि नियंत्रण, यानी सब पे कंट्रोल कौन रखता है। जैसे भोजन कर रहे हैं वही टाइम में सांस भी ले रहे हैं, वही समय ब्लड भी आवागमन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि खाना खा रहे हैं, सांस को कह ले तू रुक जा, ब्लड को कह ले तू रुक जा, अभी खाना खा रहे हैं। खाना खा लिए तो सांस का कहेंगे हाँ जाओ, सांस ले लिए तो कहेंगे ब्लड का तू जाओ। ऐसा होता है कभी? नहीं। तो सभी चीजें एक साथ कैसे चलती है? भोजन का करना, सांस का लेना, उत्सर्जन कर देना, पसीना भी साथ साथ निकलते रहता है, नेटा भी साथ साथ निकलते रहता है। तो ये सब उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, पोषण एक साथ होता है। तो इस सब पे कंट्रोल कौन रखने का काम करता है? तो इस सब पे कंट्रोल रखता है माइंड। कौन रखता है? तो यही सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि दिक्कत है? क्लियर है ना सभी को? तो ये जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, थोड़ा 1-1.5 घंटा तो इसमें लग ही जाएगा, 1.5 घंटा का क्लास होगा। तो नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर में इसमें देखना बढ़िया से। सबसे पहले हम पौधा के बारे में समझेंगे कि पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। उसके बाद फिर मानव में समझ लेंगे। तो पहले पौधा में देखना नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कैसे होता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में बढ़िया समझना कि जैसे कोई भी चीज को, पेड़ जो होता है, जैसे हम एक गमला लगा पौधा ले लेते हैं। बारिश आ गया क्या रे? एक हम गमला लगा पौधा ले लेते हैं इस तरह से, और गमले लगा पौधा में ऊपर पत्ती है। पेड़ के
चलिए, ये मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ में इस तरह से पत्ता है। अब बढ़िया समझना, हम जानते हैं कि पौधा जो भोजन बनाता है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे के भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज चाहिए? 4 चीज चाहिए। कौन कौन? CO2 ऑक्सीजन, जल और क्लोरोफिल। और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। अब बढ़िया से समझना, इसके बारे में ध्यान देना। ये सब अगर चारों अगर मिल जाएगा तो चारों मिलके कौन सी क्रियाएं होगी? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के फल स्वरूप किसका निर्माण होगा? भोजन का, ग्लूकोज का, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, जिससे पेड़ अपना भोजन को कर पाएगा। और भोजन के करने के बाद अपने इस तना में, पत्ती में, जड़ में, इस सब में कुछ करेगा, वृद्धि करेगा, तब न बड़ा होगा। तो पेड़ भोजन को ग्रहण करके बड़ा होने का काम करेगा। सुनना बढ़िया से, जब इसका पत्ती और टहनी बड़ा होता है, सुनो, जब इसका पत्ती और टहनी बड़ा होता है तो इधर किधर जाएगा? जमीन की ओर जाएगा कि सूर्य के प्रकाश की ओर जाएगा? अरे, जब पत्ता बड़ा होगा, टहनी बड़ा होगा तो सूर्य के प्रकाश में जाएगा कि पृथ्वी में? सूर्य का प्रकाश में। तो सूर्य का प्रकाश की ओर जो गति करती है उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं? 2 क्रियाएं होती है, एक होता है प्रकाशानुवर्तन और एक होता है गुरुत्वानुवर्तन। ध्यान से समझना है दोनों के बारे में। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? तो पेड़ का वैसा भाग जो सूर्य प्रकाश की ओर गति करती है, सूर्य प्रकाश की ओर वृद्धि करती है, उस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अब बताओ, प्रकाशानुवर्तन कौन करेगा? टहनी की, पत्ती की, जड़ की, बीज कौन सा करता है? टहनी। टहनी के देखोगे तो ये बताओ, अभी इतना छोटा पेड़ है तो इसका टहनी जब बढ़ेगा तो ये टहनी नीचे में जाएगा कि ऊपर में? यानी सूर्य का प्रकाश भी कहाँ है? ऊपर। यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर जो वृद्धि करती है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। और जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बढ़ती है उसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। और गुरुत्वानुवर्तन देखोगे तो ये मेनली जड़ करता है। जड़ करने में बढ़ता है नीचे की ओर। जड़ नीचे में न जाता है तो जड़ मेनली नीचे की ओर जाता है। तो जड़ और बीज जो होता है वो गुरुत्वानुवर्तन का कार्य करती है, लेकिन पत्ती और टहनी जो होता है वो कोची का कार्य करती है? प्रकाशानुवर्तन। परिभाषा एक बार ध्यान से सुनना, उसके बाद खुद से बोलना। पौधे का वैसा भाग जो सूर्य प्रकाश की ओर वृद्धि करती है उस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधे का वैसा भाग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वृद्धि करती है उस क्रिया को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। बोलो, ये दोनों हार्ड है? तो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन ये दोनों समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो, सभी को समझ में आया ना? अब देखते हैं कि पौधा में नियंत्रण, कंट्रोल का काम कैसे होता है। तो पौधों में कंट्रोल का काम करता है हार्मोन। क्या करता है? हार्मोन। बहुत तरीके के हार्मोन होते हैं जो पौधे में कंट्रोल का कार्य करता है। ये हार्मोन क्या होता है तो बता दें, ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से बना रहता है। एक कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ रहता है तो इसको कहेंगे वैसा जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये देखो, एकदम जटिल कार्बनिक पदार्थ रहता है और इसका काम कुछ है तो इसका काम यही है कि कोई भी जीव है उसके नियंत्रण, कंट्रोल को करना। और पौधा में कंट्रोलिंग का काम, रिमोट सिस्टम कौन है पौधा में? अरे, पौधा का रिमोट कंट्रोल कौन है? हार्मोन। जबकि मानव का रिमोट कंट्रोल कौन है? ब्रेन। मानव कंट्रोल करता है टोटल चीज को ब्रेन से, लेकिन पौधा में कोई ब्रेन नहीं होता है। तो पौधा में कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? हार्मोन करता है। तो याद रखना यहां से कि वैसा जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं? हार्मोन। वैसा जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है?
नियंत्रित करता है। जितने भी जीव में कार्य हो रहे हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन। पौधा में 5 हार्मोन टोटल होते हैं और उस 5 हार्मोन को बढ़िया से समझना एक बार। पौधा में कितने हार्मोन होते हैं? 5 हार्मोन। और 5 हार्मोन को अच्छे से समझना, समझते चलना अच्छे से। सबको याद होगा ना? पहला हार्मोन जो होता है उसको कहते हैं ऑक्सीन। क्या कहते हैं? ऑक्सीन। सेकेंड को कहते हैं जिब्रेलिन्स। क्या कहते हैं? जिब्रेलिन्स। थर्ड को कहते हैं साइटोकाइनिन। क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है सबके कार्य में, तो बढ़िया समझना। और चौथा को कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक। और पांचवा को कहते हैं एथिलीन। बढ़िया से देखना एकदम ऊपर। ये बताओ सबसे पहले ये बता रहे पौधा में, ये बताओ गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन सभी को समझ में आया ना? जो प्रकाश सूर्य प्रकाश की ओर वृद्धि करती है उस क्रिया को, और जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कार्य करती है उसको गुरुत्वानुवर्तन। ये बताना पौधा में कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? तो परिभाषा याद करते चलो। वैसा जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवों में जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है, उसको क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। पौधे में हार्मोन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन होती है? तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, और कौन होता है? एथिलीन होता है। बढ़िया समझना इसके बारे में। ये पांचों क्या कार्य करता है जे? ये ऑक्सीन जो होता है, ये ऑक्सीन जो होता है ये वृद्धि का काम करता है, बढ़ाने का। कौची के? तो पत्ती के, टहनी के, फल के, यही सबको बढ़ाता है। पत्ती के, टहनी के, फल को बढ़ाने का काम कौन करता है? ऑक्सीन। आई बताओ, ऑक्सीन पत्ती के वृद्धि, टहनी के वृद्धि, फल के वृद्धि, इस सब को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं कि प्रकाशानुवर्तन? अभी समझाए थे प्रकाशानुवर्तन की प्रकाश में बढ़े तो प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण बल में नीचे जाए तो उसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ये बताओ हमको कि ऑक्सीन जो है ये वृद्धि करता है पत्ती, टहनी और फल को। तब पत्ता और टहनी जो उसका डांग होता है, ये पेड़ का डांग नीचे में बढ़ता है कि ऊपर में है? तो ये प्रकाशानुवर्तन की गुरुत्वानुवर्तन। तो याद रखना ये जो होता है प्रकाशानुवर्तन का कार्य करता है। कौन सी क्रिया करती है? प्रकाशानुवर्तन। तो यहां से इसको याद रखना कि ऑक्सीन प्रकाशानुवर्तन का कार्य करती है। पूछेगा ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन का कार्य क्या है? तो बोलेंगे यह एक पादप हार्मोन होता है। यह सबसे पहला सेंटेंस सबके लिए यही होना चाहिए। यह एक पादप हार्मोन होता है जिसका मुख्य कार्य पत्ती, टहनी तथा फल की वृद्धि करना अर्थात प्रकाशानुवर्तन का कार्य करती है। इतना लिख दोगे परफेक्ट हो जाएगा। बोलो ऑक्सीन सभी को समझ में आया? बोलो ये कौची करेगा? पत्ता को बढ़ाने का ना। जिब्रेलिन्स क्या करता है? तो इसके सीधे उल्टा वाला है। ऑक्सीन ऊपरे पत्ता के बढ़ाएगा तो जिब्रेलिन्स नीचे जड़ को बढ़ाएगा। यानी जिब्रेलिन्स भी वृद्धि ही करता है, लेकिन ईज करता है जड़ का, बीज का। यानी कि जड़ और बीज की वृद्धि कौन करता है? बोलो जिब्रेलिन्स। इसका मेन कार्य यही है कि जड़ और बीज को बढ़ा देना। यानी नीचे वाला बढ़ाने का काम कौन करेगा? जिब्रेलिन्स। तो नीचे वाला बढ़ाएगा तो प्रकाशानुवर्तन की गुरुत्वानुवर्तन। बोलो अरे नीचे में बढ़ रहा तो प्रकाशानुवर्तन है कि गुरुत्वानुवर्तन? आइए बताओ हमको कि गुरुत्वानुवर्तन का कार्य ऑक्सीन कर रहा है कि जिब्रेलिन्स? जिब्रेलिन्स, क्योंकि ऑक्सीन जो होता है वो पत्ता को बढ़ाएगा, पतवा तो ऊपरे में बढ़ेगा, इसलिए ऑक्सीन हो गया प्रकाशानुवर्तन। लेकिन जिब्रेलिन्स की बात करें तो ज फॉर जिब्रेलिन्स और ज फॉर जड़। जड़ यानी जिब्रेलिन्स बढ़ाएगा किसको?
जड़ को, और फिर ऑक्सीन, और से आसमान, यानी ऑक्सीजन चल जाएगा आसमान में, तो ये हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन। जिब्रेलियंस जड़ को बढ़ाएगा, ये हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। बोलो क्लियर है सभी को? तो क्या, तो वही ना बोले जमीन में बढ़ेगा, तो ये ऑक्सीजन हुआ कि जिब्रेल, तो ये बोलो ये प्रकाशानुवर्तन की गुरुत्वानुवर्तन? गुरुत्वानुवर्तन है ना। यानी जिब्रेलियंस प्रकाशानुवर्तन का कार्य करती है कि गुरुत्वानुवर्तन का, गुरुत्वानुवर्तन का। लेकिन ऑक्सीजन किसका कार्य करती है? प्रकाशावर्तन का। बाकी सब कुछ नहीं, सूतल एकदम लग रहा है जो इससे देखो, पवन वहां कैसे कर ले, ऊपर देखो। तो ये बोलो ऑक्सीजन और जिब्रेलियंस क्या सभी को क्लियर हुआ? बोलो, तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? जड़ की वृद्धि कौन करता है? बीजों की वृद्धि कौन करता है? पक्का ना? और समझना आगे। आगे है साइटोकाइनिन। अब इस साइटोकाइनिन क्या करता है जो सुनना, इसका सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन। कोशिका, और ये कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है जो देखना, जैसे मान लो कोई जो है पेड़ के एगो डोंगी को तोड़ लिया है। अब बताओ कोई आदमी हमारे एगो हथवा तोड़ लेवे कि चल लग जलावन बनाएंगे, इसको तोड़ के खूब लहरेगा एकदम 2 घंटा था। अरे तो इसको अगर जलावन काट के बना देगा तो यहाँ पे घाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको भरने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर की कोशिकाएं तो नष्ट हो जाएगी, तो अगल बगल का जो कोशिका है वो अपने पहले लाइसोसोम के भेजेगा। लाइसोसोम का गुण होता है कि कोशिका को क्या करता है? सड़ा गला के अपघटित करता है। तो वही करेगा कि लाइसोसोम अपना लिक्विड को छिड़क के उसको एकदम क्लीन करेगा, और अगल बगल की कोशिकाएं बांट करके फिर उस जगह को भरने का कार्य करेगी। तो कोशिका विभाजन तब होता है जब किसी घाव को भरना हो। तो पेड़ के पत्ती टूट जाए या कहीं पे नष्ट हो जाए तो कोशिका विभाजन के मदद से उसको भरने का काम किया जाता है। और साथ में अगर कहीं पे जैसे बीज को अंकुरना है, बीज को अंकुरन करना है, तो बीज इतना बड़ा है और जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो बीजवा में से एगो पत्ता नियत या अंकुरन कैसे निकलेगा? तो यानी कि बीज का अंकुरन जो होता है वो भी एक प्रकार का कोशिका विभाजन ही है। तब बीज का अंकुरन का भी काम यही करता है, बीज अंकुरन। साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन का देखो डबल कार्य हो गया, कोशिका विभाजन भी और बीज अंकुरन भी। और साथ में साइटोकाइनिन ये भी कहता है कि देखो भाई, ऑक्सीजन अगर बढ़िया से काम ना करे, यानी पत्ता के वृद्धि बढ़िया से ना हो तो हम कर देंगे। ये भी कहता है अगर जड़ की वृद्धि अच्छा से ना हो हम कर देंगे। यानी कि ऑलराउंडर है कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रकाशानुवर्तन भी करता है, गुरुत्वानुवर्तन भी करता है, बीज का अंकुरन भी करता है और कोशिका विभाजन भी करता है। यानी कि ऑलराउंडर है। घर में रहता है वो ऑलराउंडर लड़का, ऑलराउंडर। उसको कहो कि अरे खेत पटावे लगे, हाँ मोटर के तार घिस देवे, हाँ घिस देवे, है कि ना? तो ये सब ऑलराउंडर। उसी तरह से यहाँ पे कार्य है, ऑक्सीजन का काम यही है प्रकाशानुवर्तन करना। ओकर काम स्पेशल है, खाली पत्ता को बढ़ाना, टहनी को बढ़ाना, ऊपर में ले जाना, पौधा के ऊपर में ले जाना ऑक्सीजन, पौधा के नीचे में यानी जड़ी को नीचे में ले जाना जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन ऑलराउंडर, ऊपर में है नीचे में है, घाव भर गया घाव भरना, बीज को अंकुरना, साइटोकाइनिन। और अगला जो है महानलायक, एनलायक, एब्सिसिक अम्ल, सिसिया के रोने वाला एब्सिसिक अम्ल। और इसका काम क्या है जो समझना, एब्सिसिक अम्ल के इन नलायक वाला काम करेगा। ये कहेगा ऑक्सीजन तू पेड़ के बढ़ाएगा, जिब्रेलिन तू जड़ी के बढ़ाएगा, साइटोकाइनिन तू घाव भरेगा। ये कहेगा तो सब के काम में हम रुकावट डालेंगे। एब्सिसिक अम्ल का काम यही है कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन तीनों के काम में कुछ करना है, रुकावट डालना है, तीनों के काम में बाधा डालना है। यानी कि पत्ती के वृद्धि, जड़ के वृद्धि, कोशिका विभाजन और बीज अंकुरन को रोकने का कार्य कौन करती है?
एब्सिसिक अम्ल ये जरूरी भी है। अगर मान लो ये नहीं रहा तो पेड़वा इतना न बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन इसको इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, पता चला कि पेड़ पर आदमी चढ़ जाएगा तो स्वर्ग पहुंच जाए, इतना ऊंचा पहुंच जाए। यानी कि ये बताओ एब्सिसिक अम्ल रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेड़ जो है इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि जो बुर्ज खलीफा है वो भी पार कर जाएगा। यानी आओ कर ठीक तो है। यानी ये सबसे बचाव के लिए एकदम हाइट को मेंटेन रखने के लिए और जड़ी को और जिब्रेलिस इतना ना बढ़ा देगा नीचे तक, पता चलेगा पृथ्वी के आर पार कर दिया। यानी कि ये सब चीज को बचाने के लिए क्या दिया रहता है, एब्सिसिक अम्ल। इसका और कार्य है पत्ती को मुरझा देना। जैसे देखा होगा पतझड़ मौसम में क्या होता है, बढ़ के सब पत्ती खत्म हो जाता है, बेल का सब पत्ता नीचे गिर जाता है। ये गर्मी के महीना में देखोगे, मई जून के महीना में टोटल, जून नहीं सॉरी मई के महीना में देखोगे, मई में टोटल पत्ता नीचे गिर जाता है, फिर नया नया पत्ता निकलता है ना। तो इस प्रकार से एब्सिसिक अम्ल जो होता है पत्तियों को मुरझाने का कार्य करती है। याद रखना, पत्तियों को मुरझाने का और इस सब को वृद्धि को रोकने का कार्य कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल। बोलो क्लियर है कि दिक्कत। और एथिलीन जो होता है ये जब पूरी तरह से पौधा बढ़ चुका है, जड़ बढ़ चुका है, कोशिका विभाजन हो गया है, पत्ता नया निकल चुका है, फल आ गया है, तो फल के पूर्ण वृद्धि होने के बाद एथिलीन जो है फल को पकाने का काम करता है। तो फल को पकाने का काम कौन करता है, एथिलीन। ये एथिलीन जो होता है ये सब जो है लिक्विड के रूप में रहता है, लेकिन एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में रहता है। क्वेश्चन ये भी आता है, निम्न में कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है, याद रखना एथिलीन। एथिलीन जो होता है ये केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ध्यान से खाली हमारी बातों को सुनोगे ना तो कुछ कुछ चीजें याद रहेगी जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो एथिलीन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब कैसा होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और एथिलीन फल को पकाने का कार्य कौन करता है, एथिलीन करता है। बोलो क्लियर की दिक्कत, क्लियर है ना सभी को। चलो अब देखना आगे, एथिलीन का रासायनिक सूत्र, एथिलीन इन है ना प्रत्यय C2H4। एथिलीन अब समझना ऊपर इसके बारे में, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन पांचों हार्मोन के बारे में समझ चुके हो। बोलो ऑक्सीजन क्या करेगा, पेड़ पौधों को बढ़ाएगा, तो बाकी सब जंतु को बढ़ाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, पत्ती टहनी को बढ़ाता है यानी प्रकाशानुवर्तन, जिब्रेलिन्स जड़ को बढ़ाएगा, गुरुत्वानुवर्तन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, बीज का अंकुरण और प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन सब है, ऑलराउंडर साइटोकाइनिन सब है, स से साइटो, स से सब है। एब्सिसिक अम्ल नलायक, महानलायक, यानी कि ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, पत्तियों को मुरझाता है, ये सब काम के कर है। एथिलीन का कार्य फल को पकाना, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना सभी को। अब देखना ऑक्सीजन जो होता है ये तो बढ़ाता है केकरा, पत्ता ही सबके ना, तो ये होता है ऊपर में, इसलिए इसको कहते हैं इस शीर्ष, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं इस शीर्ष अस्त पे होता है। कहाँ होता है, शीर्ष अस्त पे। शीर्ष अस्त कहने का मतलब यही है कि माथा पे रहेगा। जिब्रेलिन्स कहाँ पे रहता है, तो जिब्रेलिन्स अंतवृषि, नीचे, नीचे वाले को कहते हैं अंतवृषि। क्या कहते हैं, तो ई रहता है अंतवृषि में, एकदम नीचे रहेगा। साइटोकाइनिन हमने जानते हैं ऑलराउंडर, ऑलराउंडर है ना, यानी प्रकाशानुवर्तन भी करेगा, तो शीर्षास्त्र में भी ई भी करेगा, अंतवृषि भी, जड़ को भी बढ़ा रहा है ना, अंतवृषि भी, और कोशिका विभाजन भी कर रहा है, यानी कि बगल में भी रहेगा, इसको कहते हैं पार्श्वस्थ। क्या कहते हैं, यानी कि साइटोकाइनिन शीर्षस्थ, अंतवृषि तथा पार्श्वस्थ तीनों भागों में पाया जाता है। बोलो क्लियर की दिक्कत। एब्सिसिक अम्ल भी सभी भागों में होता है,
और एथिलीन का तो कार्य केवल फल को पकाना है, तो गैसीय में रहता है। छोटा पेड़ में नहीं रहता, क्योंकि छोटा पेड़ में तो पक्का बाद में आम पकने के बाद ही पकेगा। आम पकने के आम एथिलीन से आम पकाता है। हाँ, तो छोटा पेड़ में तो नहीं रहता होगा। जैसे में कोई छोटा पेड़ एग्जाम्पल बता का तो पेड़ का, तब ना बताएंगे उसमें रहता है कि नहीं रहता है। गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल में भी एथिलीन रहता है। कैसे रहता है? तो याद होगा टोनी के कहता हुआ कि अभी बीवा ना पकले है, पक तो बीवा तले जी है। कोई बिया मांगता है तब, कोई भी फूल के बिया कोई मांगता है कि ना? बिया ना मांगता है, गेंदा का फूल सब बिया ना मांगता है ढेर। तो कुछ कहते हैं अभी बिया नहीं पका है, बिया होता कुछ है, वही तो फल, फल ही तो, क्योंकि बीज का निर्माण बीजांड में होता है, बीजांड के बरी अंडाशय ही तो होता है, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। अंडाशय से किसका निर्माण? तो बीज का, वही हम फल ही बोल रहे हैं कि अभी फल उसका नहीं पका है। कहते हैं ना कि अभी बीवा ना पकले, बीवा पकेगा तब देंगे। तो बिया का मतलब है कुछ अंडाशय, बीजांड, बीजांड होता है अंडाशय में, और अंडाशय से बनता है फल, यानी कि फल उसमें भी होता है। दुनिया का हर चीज में, मतलब पौधा में तो फूल और फल रहेगा ही, बिना फूल फल कैसे हो? बोलो यहाँ पे क्लियर है कि दिक्कत? क्लियर हो गया ना सभी का? तो पौधा के बारे में क्या सभी लोग समझ चुके हैं? कोई दिक्कत है ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पौधा में बताओ, ये बताओ हमको, प्रकाशानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन समझ में आया? ऊपर में जाएगा तो, और नीचे में आएगा तो गुरुत्वानुवर्तन। अच्छा ये बताना कि पौधा में कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? हार्मोन का परिभाषा क्या है? वैसा जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण। सब चलना साथे साथे, तो उसको क्या कहते हैं? हार्मोन। पौधा में कितने हार्मोन? 5 गो। 5 के गो? 5 गो। पहला कुछ ऑक्सीजन क्या करता है? प्रकाशानुवर्तन। ऊपरे में है ना, आसमान में है। जिब्रेलिंस जमीन में है, कौच करेगा? वृद्धि करेगा। जड़ के ना नीचे में है। ये बता, साइटोकाइनिन सब है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करेगा? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, कोशिका विभाजन, बीज का अंकुरण। तो बीज का अंकुरण कौन करता है? साइटोकाइनिन। क्लियर है ना सभी को? एफसीसी का अम्ल क्या करता है? सिसियाने रोने वाला, वृद्धि रोकेगा, पत्ता मुरझा देगा, कोशिका विभाजन को रोक देगा, यानी टोटल चीज का रुकावट का काम क्या कर है? एथिलीन फल को पकाएगा। और देखो, फल अगर पेड़ में पके तो एथिलीन पकाएगा, लेकिन व्यापारी लोग क्या करते हैं, हम लोग भी घर में क्या करते हैं, कच्चे फल को तोड़ लेते हैं, घर में पकाते हैं, कार्बेट से पकाते हैं ना, क्योंकि अगर पेड़ में छोड़ दिया तो क्या पता गोतीवा तोड़ लेगा। झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सही होता है इसे क्या? अब भूसा में ना देते हैं एथिलीन मिलने के लिए, बढ़िया से एकदम गैस्ट्रिक बढ़िया से बनेगा। तो मार्केट से जो कार्बेट खरीदते हो ना, वो होता है एसीटिलीन। क्या होता है? एसीटिलीन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2, यही ना? C2H2 यही होता है ना? तो एसिटिलीन मार्केट से जो हम लोग खरीदते हैं उसको नाम है एसिटिलीन। तो याद रखना, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में कौन सी गैस कार्य आती है? एसिटिलीन। लेकिन प्राकृतिक रूप से फल पकाने में कौन सी गैस होती है? एथिलीन। यहाँ तक क्लियर की दिक्कत? अब आगे चलते हैं मानव वाला में। तो पौधा में कंट्रोलिंग का काम समझ चुके हो, अब मानव में कंट्रोलिंग का काम को समझना है बढ़िया से। अब समझो जल्दी, प्रेम बाबू। मानव वाला से समझो आगे बढ़िया से कि मानव में कैसे होता है। तो जैसे पेड़ में हमने देख लिए कि पेड़ में हार्मोन के को होता है 5 गो, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी का अम्ल और एथिलीन। तो यहाँ पे हमने देखते हैं कि मानव में कितने हार्मोन पाए जाते हैं। तो मानव में हार्मोन की बात करें तो हार्मोन स्रावित होता है, मेनली जो निकलता है उसको कहते हैं ग्रंथि। क्या कहते हैं? समझना ऊपर। मानव में जो हार्मोन निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? ग्रंथि से। और ये ग्रंथि क्या होता है? तो एक थैली नियत बनल रहता है। हमनी के केवल पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो ये ग्रंथि एक होता है थैली नियत। क्वेश्चन आएगा ग्रंथि क्या है, तो बोलना वैसी थैलीनुमा संरचना, वैसी थैलीनुमा संरचना जिससे हार्मोन स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रंथि। वैसी थैलीनुमा संरचना जिससे हार्मोन स्रावित होता है
उस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? ग्रंथि। मनुष्य में बात की जाए तो 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित स्रावी। अंतःस्रावी का मतलब होता है उससे हार्मोन स्रावित होगा, और बाह्य स्रावी का मतलब है उससे कुछ कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को करते हैं। और मिश्रित स्रावी में दोनों चीज मिक्स होता है। तो हमनी के केवल पढ़ना है अंतःस्रावी। तो क्वेश्चन आता है अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। वैसी ग्रंथि, ये ग्रंथि क्या होता है? तो वैसी थैली जिससे क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रंथि। मानव में ग्रंथि की बात की जाए तो एकदम शुरू से समझना, यहाँ पे जो होता है इसको, यहाँ पे सबसे ऊपर में इसको कहते हैं एकदम लीलार के सामने, यहाँ पे होता है पीयूष ग्रंथि। क्या होता है? माथा के बीच में यहाँ पे नजर पड़ रहा है, यहाँ पे होता है पीनियल ग्रंथि। क्या होता है? सबके बारे में बढ़िया से समझेंगे। इसको कहते हैं पीनियल, यहाँ पे पीयूष। और उसके बाद आ जाओ अब गला में, तो गला में यहाँ पे होता है थायराइड। क्या होता है? और इसके अंदर में पाराथायराइड। छाती में थाइमस, और उसके बाद यहाँ बगल में अग्न्याशय। छाती के नीचे यहाँ पे बगल में बाईं ओर क्या होता है? अग्न्याशय। क्या होता है? और दोनों किडनियों के ऊपर अधिवृक्क, जिसको एड्रीनल कहते हैं, कल बताए थे उत्सर्जन में। इसके ऊपर में, किडनी के ऊपर में क्या होता है? एड्रीनल। और उसके बाद फिर एक होता है जनन ग्रंथि। क्या होता है? टोटल के को हुआ गिनना, पीनियल, पीयूष, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, अग्न्याशय, अधिवृक्क, जनन। 8 गो ना? 8 गो हुआ ना? तो ई ग्रंथि के बारे में, 8 के बारे में आप बढ़िया से समझेंगे कि ग्रंथियां क्या होती है। चलो, अरे देखना ऊपर छोटा कुछ है। अरे यार, अग्न्याशय तो हम बोल ही दिए थे ना उस समय पढ़ाते टाइम, क्यों? तो 5 में पढ़ा है, पोषण वाला चैप्टर में। चलो देखो ऊपर। अरे तो इसके बारे में अब समझना। सबसे पहला ग्रंथि जो होता है, हम एगो मानव के फिगर बना ले। हालांकि बनाने नहीं आएगा, उतना लूर हमको नहीं है। दीपक या तो खैर बना देती ना रे। तो वही आएगा कुछ मिल जाए। चलो रे, अरे आँखिया के नीचे लीलार बना दे, दिख रहे? आँखिया के ऊपर में लीलार रहता है, आँख के नीचे में लीलार रहेगा। चलो अरे, शांत रहो, बढ़िया से देखो, तुम नजर पड़ेगी तो बढ़िया से नहीं देख रही है, इसका मतलब। उस पर आज बनेला है।
चलो रे शांत रहो। ये है परिम्मा। कौन है? चलो रे बढ़िया से देखो, अब बढ़िया से देखना। माथा पे जो ऊपर में होता है यहाँ पे, इसको कौन सा ग्रंथि कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। और यहाँ पे जो होता है इसका क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और देखो गला में जो है यहाँ पे कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और इसके अंदर में एगो और है, उसका नाम क्या है? पारा थायराइड ग्रंथि। यही होता है ना। छाती में जो होता है इसका क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक है ना, चलो देखो यहाँ पे जो होता है एक ग्रंथि, इसका कुछ नाम है अग्न्याशय। क्या नाम है इसका? अग्न्याशय। और उसके बाद किडनी के ऊपर, यहाँ पे किडनी होता है ना, ऐसी ना होता है किडनी रे। तो किडनी के ऊपर में जो इस तरह से होता था, इसको कौन सी ग्रंथि कहते थे? अधिवृक्क। क्या कहते थे? अधिवृक्क। बढ़िया समझते चलना इस सब के बारे में। और नीचे पे यहाँ पे जो होता है इसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? जनन। अग्न्याशय नीचे रे, जनन ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? जनन ग्रंथि। नीचे वाला इसको कहते हैं कि ना? चलो बढ़िया से देखना, ये नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? जनन ग्रंथि। एकदम ग्रंथि गिन लो, अंतःस्रावी ग्रंथि एकदम हाथ पे रटा जाना चाहिए। पीनियल। क्या है? उसके आगे बोलो, फर्स्ट क्या है? पीनियल, पीयूष, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, अग्न्याशय, आयोडी, अधिवृक्क। हुआ ना। और उसके बाद जनन ग्रंथि। क्लियर ना सभी को? बोलो। अरे कल एक लड़का के देखे, जानते हो वो क्या करता है? पापा के ऊपर बोलता है 2 रुपया उसको मिल जाता है, 5 रुपया मिल जाता है। कल तो हद हो गया, 15 रुपया उसको मांगना था, इसे कह रहा है। मिल भी गया उसको। वाह गजब लिखा है। रणवीरवा का पहचानता है ना? ओकर भईवा पूछना, ओकरा से बताएगा। रणवीरवा बताएगा। रणवीरवा कह रहा था कि बचपन में हमू इसी मांगा ले। अब गाय नहीं कैसे करते। चलो अरे अब ध्यान दो। क्या? अरे वो तो चलो सही। अरे वो तो चलो सही है कि 15 मांगना था तो ऐसे कर दिया, 20 मांगना था तो बैठ के करेगा। चलो अरे अब बढ़िया से देखना, ऊपर समझना आगे। यानी कि ये बताओ सभी ग्रंथियां सभी को क्लियर है ना? और समझना है ग्रंथि का कार्य। रे लिखवा ए लिखिया देखो प्रे, ये जो होता है पहला, इसको कहते हैं कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। और ये पीनियल बातचीत नहीं। और ये पीनियल ग्रंथि क्या करता है? तो पीनी नीनी नीनी कर ले जो, यानी नींद का काम करता है। किसका काम? नींद दिलाता है। तो सुनना, याद रखना, पीनियल ग्रंथि क्या करता है? तो नींद लाने का कार्य करता है। तो बोलो नींद की बीमारी ना। तो अरे हार्मोन 2 निकलता है। पहला हार्मोन को क्या कहते थे? एगो के अथी मेलाटोनिन, एगो के सीरोटोनिन। हाँ, इससे 2 हार्मोन, 2 प्रकार के नहीं, इससे 2 हार्मोन निकलता है। तो हम शॉर्ट में थोड़ा कर रहे थे। हाँ सुनो अरे, हाँ लगा पीनियल ग्रंथि से 2 हार्मोन, एगो मेलाटोनिन एगो सीरोटोनिन। अब मेलाटोनिन और सीरोटोनिन दोनों अलग अलग कार्य। सीरोटोनिन क्या करता है? तो नींद लाने का कार्य करता है। क्या करता है? एकदम डायरेक्ट शॉर्ट में बोल दिए थे कि पीनियल ग्रंथि नींद लाने का काम करता है।
ये बता पीनियल ग्रंथि से कितने हार्मोन? 2 गो। एगो मेलाटोनिन है, एगो सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन क्या करेगा? नींद लाने का काम। ऊपर से पानी गिरता है रे भैया ऊपर चूहा। चुप। सीरोटोनिन, अरे सीरोटोनिन क्या करता है? तो नींद लाने का ना, याद रखना सभी लोग, बोलते चलोगे ना तो याद रहेगा। सीरोटोनिन किसका कार्य करता है? नींद लाने का। अब मेलाटोनिन क्या करता है? तो इस चेहरा को खूबसूरत बनाता है। कितना हसीन चेहरा, कितना सुंदर रूप है। खूबसूरत लिखा अगली सुनो, सीरोटोनिन मर रहेगा तो नींद नहीं आएगा, मर किस हार्मोन है था। सुनो, अरे वो ई मरता है सीरोटोनिन। हाँ, नींद की बीमारी कम हो जाती है। बताते हैं पीनियल ग्रंथि से, अरे पीनियल ग्रंथि से कितने प्रकार के हार्मोन? 2 प्रकार के, एक मेलाटोनिन और एक सीरोटोनिन। क्या करेगा? नींद लाएगा। मेलाटोनिन चेहरा को खूबसूरत करेगा, और साथ में मेलाटोनिन का एक और गुण है, ओजोन परत अगर क्षय होने लगे तो जो परावैंगनिक किरणें आती है उससे रखवाली करती है हमारी मेलाटोनिन। जिसके शरीर में मेलाटोनिन एवरेज में है उसका चेहरा खूबसूरत दिखता है, और जिसमें मेलाटोनिन कम है वो भूअर दिखता है, अंग्रेज नियत। इंग्लैंड वाला को देखो, उसमें मेलाटोनिन नहीं होता है। मेलाटोनिन जिसमें नहीं होता, रे मेलाटोनिन जिसमें नहीं होता, एक बार खाली उसको ऐसे कर दो, लाल नहीं हो गया है ना। अंग्रेज लोग के देखना, जब क्रिकेट खेलता है इंडिया में आके पूरा लाल हो जाता है गर्मी में। अरे ठंडा के दिन में खाली धूप में खिला दो सबके आ करके हाई स्कूल के फील्ड मैंने इंडिया में, तो सब पूरा एकदम अथी हो जाता है, रेड हो जाता है। यानी कि मेलाटोनिन कम मात्रा में रहे तो वो आपका जो सूर्य से जो आने वाली किरणें है उसको सहन शक्ति को कम कर देती है, अगर मेलाटोनिन कम मात्रा में हो। और एवरेज मात्रा में शरीर को आपका एकदम फेस को एकदम बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देता है। और यदि मेलाटोनिन का बात हो रहा है, यदि मेलाटोनिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाए तो मंगरैला नियत करिया हो जाओ, तो घबराने की बात नहीं है। मंगरैला नियत करिया होने में क्या दिक्कत है? हम भी तो मंगरैला नियत करिए ना है। चुप रह। यानी करे मेलाटोनिन जो होता है ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये दिक्कत कर देता है वेस्ट इंडीज वाले को। वेस्ट इंडीज वाले को देखे हो ना, पूरा एकदम ब्लैक रहता है। तो ब्लैक करने का काम ज्यादा कौन करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें कालापन चेहरा पे आ जाता है, एकदम ना रहे तो आपके चेहरा देखने लायक भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इतना ना भूरा हो जाएगा कि वो अच्छा नहीं लगेगा, और साथ में सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर पाएगी। एवरेज मात्रा में आपका चेहरा खूबसूरत भी दिखेगा और बढ़िया भी रहेगा, सूर्य से आने वाली किरणों को भी रोक पाएगा। और मेलाटोनिन क्या होता है? ये हो गया सीरोटोनिन का कार्य। सीरोटोनिन का, मेलाटोनिन क्या ये हो गया किसका? सीरोटोनिन का ना। मेलाटोनिन क्या करता है? जो सुनना, मेलाटोनिन नींद लाने का काम करता है। किस चीज का? सॉरी, सीरोटोनिन। ये अभी जो बताए मेलाटोनिन का कार्य बताया है। सीरोटोनिन क्या होता है? तो सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन क्या होता है? तो ये सीरोटोनिन नींद लाने का काम करता है। क्या करता है? नींद लाने का। ये बताओ बच्चा ज्यादा सोता है कि बूढ़ा? बच्चा। देखे होगे 24 घंटा में 22 घंटा सुतले रहता है, 2 घंटा उठता है खाली दूध पीला माय करेला। यानी कि 22 घंटा ही जो होता है ये बच्चा में बहुत ज्यादा स्रावित होता है सीरोटोनिन, इसलिए बच्चा को बहुत ज्यादा नींद आता है। जिस लोगों को अभी तक भैंस वाला नींद आ रहा है समझ लीजिए उसमें सीरोटोनिन बहुत ज्यादा स्रावित हो रहा है, इसलिए 8 घंटे से ज्यादा सोने की कोशिश ना करें। अगर कोई आदमी 6 घंटा सो रहा है बहुत बढ़िया है, 8 घंटा सो रहा है वो भी एवरेज ठीक है, 6 से कम सो रहा है, 5 घंटा 4 घंटा सो रहा है, समझिए वो एकदम अथी है, इंटेलिजेंट एक तरह से बोल सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यदि 2 घंटा के आसपास सो रहा है समझिए वो पागल है और नींद नहीं आ रहा, उसको डॉक्टर की इलाज की जरूरत है। अरे तो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ठीक है, 8 घंटा तक सही है। और 8 घंटा से ज्यादा अगर कोई सुत रहा है तो अगर उसकी गलती नहीं, भैंस वाला नींद आ रहा है, सीरोटोनिन उसका ज्यादा सारा। क्या कुत्ता क्या नहीं पूछे तो नहीं कभी चले क्या पूछे। देखो अरे घोड़ा नहीं सोता है क्योंकि उसमें सीरोटोनिन की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें पीनियल ग्रंथि 9 के बराबर कार्य करता है, सीरोटोनिन नहीं स्रावित होता है, इसलिए घोड़ा में नींद की बीमारी नहीं होती है। घोड़ा नींद बहुत कम ही सोता है घोड़ा।
तो याद रखना एक चीज को, क्वेश्चन भी पूछता है किसमें पीनियल ग्रंथि नगण्य कार्य करती है। तो घोड़ा में, घोड़ा एक ऐसा जीव है जिसमें पीनियल ग्रंथि कार्य नहीं करती है। ये बोलो पीनियल ग्रंथि सभी को क्लियर है। उसके बाद फिर पीनियल ग्रंथि क्या काम करेगा, नींद का और चेहरा खूबसूरत करने का, 2 हार्मोन। अगला होता है पीयूष। पीयूष के बारे में लास्ट में ही समझे ज्यादा बेहतर होगा। अगला है थायराइड। थायराइड के बारे में समझना, ये थायराइड ग्रंथि यहाँ पे जो है इस शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगर कोई पूछे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है तो उल्टा बोल दिया ना, शरीर की सबसे बड़ी, छोटी नहीं, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो होता है यकृत। कौन होता है? तो क्वेश्चन में आज शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो होता है थायराइड। क्या होता है? क्योंकि यकृत जो है ना वो बाह्य स्रावी होता है, अंतःस्रावी, इसलिए अंतःस्रावी में सबसे बड़ा कौन है? थायराइड। देखो ना अंतःस्रावी में 7-8 गुना है, यकृत आया है इसमें नहीं। तो अंतःस्रावी में सबसे बड़ा कौन होता है? थायराइड। एकरा से हार्मोन निकलता है एक जिसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या? तो क्वेश्चन पूछता है थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? और एकरा से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो अगर ज्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन निकल जाएगा तो ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो आपके आयोडीन को कम कर देगा। आयोडीन को क्या करेगा? अगर ज्यादा मात्रा में निकला, चुप रह, अगर ज्यादा मात्रा में निकला तो आयोडीन को क्या कर देगा? कम। और हम लोग जानते हैं कि आयोडीन के कमी से कौन सी रोग होती है? घेंघा रोग। यानी कि अगर थायरॉक्सिन बढ़ गया तो कौन सी बीमारी होगी? अब सही है ना? अरे थायरॉक्सिन बढ़ने से कौन सी बीमारी? घेंघा रोग ना। यही तो बोल रहे थे कि सुनो, अरे थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बढ़ जाए तो आयोडीन की मात्रा को क्या कर देती है? कम। और आयोडीन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सी रोग हो जाती है? घेंघा। इसीलिए याद रखना, ब्याह शादी में थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा स्रावित होता है। ब्याह शादी में कब? तो ज्यादा गाड़ी दोगे तब। जैसे नीतू देखे आए गाड़ी अभी रह जाके माइक लेके ना। चलो अरे तो बारात में अगर कोई बहुत ज्यादा गाली दोगे तो बहुत ज्यादा आवाज निकलता है, बहुत ज्यादा हल्ला करोगे, आवाज निकालोगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो आयोडीन को क्या कर देगा? और आयोडीन कम कर देगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा की बीमारी, ग्वाइटर रोग जिसको कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण घेंघा की बीमारी होती है। क्लियर? अगर ये हार्मोन बढ़े तो घेंघा, लेकिन अगर कम हो जाए, थायरॉक्सिन कम भी तो हो सकता है, अगर थायरॉक्सिन कम हो जाए तो आपका बीपी लो हो जाएगा। और बीपी लो का मतलब है रक्त दाब कम हो जाएगा। रक्त दाब क्या हो जाएगा? तो याद रखना यहाँ पे कि क्या दोनों कमता है, जब भी कमेगा तो हाँ दीवार पर कम मारेगा। हाँ कम मारेगा तो बढ़िया ना है। क्या कुछ सिंकुड़ा ना पंचकुचन बढ़िया से नहीं हो पाएगा फिर। तो देखो थायरॉक्सिन, अरे थायरॉक्सिन अगर ज्यादा मात्रा में निकले तो घेंघा रोग, और थायरॉक्सिन कम मात्रा में निकले तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। क्वेश्चन पूछता है रक्त दाब को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? थायरॉक्सिन ग्रंथि। अरे रक्त दाब को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो रक्त दाब से रिलेटेड है, यानी रक्त दाब को नियंत्रित करती है। अगर ये थायरॉक्सिन कम हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर ना सभी को? उसके बाद अगला जो होता है बगले में, उसका नाम है पाराथायराइड। क्या नाम है? ये पाराथायराइड का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है पाराथायराइड का कैल्शियम को बनाना। किसको बनाना? यानी कि कैल्शियम की फैक्ट्री किसे कह सकते हैं? बोलो। पाराथायराइड। कैल्शियम नहीं, हाँ फास्फोरस में।
कैल्शियम की फैक्ट्री, फास्फोरस की फैक्ट्री हम लोग किसको कह सकते हैं? पाराथायराइड को। तो याद रखना, पाराथायराइड में कैल्शियम और फास्फोरस बनता है, और पाराथायराइड अगर बढ़ जाए, पाराथायराइड अगर बढ़ जाए यहाँ पे, तो आवाज थोड़ा भारी नियत हो जाता है ना, हो जाता है। लेकिन महिलाओं में बढ़ जाए तो उसमें मोटापन की बीमारी हो जाती है। इसके बारे में बताए थे जब पढ़ा रहे थे डीपली से। तो पाराथायराइड के याद रखना, जो हम लोग का काम है वहां तक समझे, ज्यादा लॉन्ग में ना जाए। पाराथायराइड का रिवीजन का मतलब वही होता है कि थोड़ा पूरा पढ़ाई ना कि पूरा एकदम विस्तार से हर एक चीज को बता दिए। पाराथायराइड का मतलब क्या होता है कि पाराथायराइड किसका किसका निर्माण करता है? कैल्शियम और फास्फोरस का। थायराइड क्या करता है? कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर है सभी को? अब समझना, उसके बाद जो अगला ग्रंथि है उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? और ये थाइमस ग्रंथि क्या करता है? तो ये प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? अब बताओ, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहोगे? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, कैल्शियम की फैक्ट्री थाइमस को कहते। तो कैल्शियम की फैक्ट्री थाइमस हो गई। फास्फोरस की फैक्ट्री बोलो है? पाराइड को थायराइड। अरे फास्फोरस की फैक्ट्री किसको कहते हैं? पाराथायराइड को। कैल्शियम की फैक्ट्री पाराथायराइड, प्रोटीन की फैक्ट्री थाइमस। यानी कि यहाँ पे थाइमस ग्रंथि प्रोटीन बनाने का काम करती है। छाती को, छाती में होता है ना, छाती को हम लोग कहते हैं वक्ष गुहा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वक्ष गुहा। तो बताओ, वक्ष गुहा में कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। तो क्वेश्चन आता है कि वक्ष गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो बोलो कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलो, प्रोटीन कहां से बनता है? थाइमस ग्रंथि। लेकिन ये काम करता है 14 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? इसलिए 14 वर्ष के बच्चों को अगर कम खाना भी खिलाओगे तो उसका प्रोटीन ही मेंटेन कर देता है, क्योंकि प्रोटीन थाइमस ग्रंथि से निकलते रहता है और प्रोटीन का दिक्कत बच्चों में नहीं होता है। भगवान जानते थे कि आने वाले समय में इंसान गरीब और अमीर में बट जाएगा, गरीब को खाने तक का पैसा नहीं रहेगा, तो वो लोग अपने बच्चों को कहां से प्रोटीन खिलाएगा। इसलिए 14 वर्ष तक निकलने के लिए थाइमस ग्रंथि दे दिए भगवान ने। बड़ा बढ़िया सोचे थे, ताकि प्रोटीन का पूर्ति जो है बच्चों में आसानी से होते रहे। कुपोषण का शिकार ऐसा नहीं खाली प्रोटीन की वजह से होता है, और भी विटामिन सब है ना, कार्बोहाइड्रेट, टोटल चीज मिलना चाहिए। चलिए आगे बताओ। तो थाइमस ग्रंथि किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण कौन सी ग्रंथि? थाइमस। वक्ष गुहा में थाइमस कितने वर्ष तक कार्य करेगी? 14 वर्ष तक। उसके बाद होता है अग्न्याशय। कौन होता है? अग्न्याशय के बारे में ज्यादा कुछ बताना है नहीं। अग्न्याशय के बारे में बताए हैं कि एकरा से स्रावित होता है LAT, बताए ना, लैट। अग्न्याशय से क्या स्रावित होता है? लैट। L फोर लाइपे लसा, A फोर एमाइलेज, और T फोर लाइपेज किसका पाचन? तो ल से लाइपेज, ल से वसा, लसा नियत वसा, यानी लाइपेज किसको पचाएगा? अरे L फोर लाइपेज, ल फोर लसा, ल फोर लाइपेज, तो लाइपेज लसा, लसा मने यानी लाइपेज किसका पाचन? वसा का। A फोर एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज, और T फोर ट्रिप्सिन, सीन वाला जितना काम है प्रोटीन का, यानी कि ट्रिप्सिन किसका? यानी अग्न्याशय से निकलता है LAT, जो पचाता है भोजन में लाइपेज, वसा किसका? वसा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को। लेकिन इसका शर्त रहता है कि अग्न्याशय को कैसा भोजन पसंद है? क्षारीय। तो लेकिन वहां से तो अमाशय से तो आता है अम्लीय, तो उसको क्षारीय कौन करता था? यकृत लीवर। याद है ना, पीत रस निकल के क्षारीय करता था और LAT फिर पचाता था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो, तो अग्न्याशय समझ में आया। उसके बाद अगला होता है अधिवृक्क। कौन सी ग्रंथि? इसके बारे में भी कल समझा दिए थे। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में समझाए थे ना? अरे नहीं समझाए हैं? अधिवृक्क को कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि?
एड्रीनल ग्रंथि, समझना इसके बारे में। एक किडनियों के ऊपर होता है, वृक्क के ऊपर में होता है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको कहते हैं एड्रीनल, और क्या से स्रावित होता है एड्रीनलिन। क्या? एड्रीनेलिन। तो क्वेश्चन आता है एड्रीनेलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रीनल से। एड्रीनल को ही कहते हैं कौची? ये क्या करता है? एक एक्स्ट्रा जोश प्रदान करता है। एक्स्ट्रा जोश का मतलब ताकत प्रदान करता है। मोटिवेट करने का काम कौन करता है? अधिवृक्क। जैसे अगर कोई दांत किचवा के मार दे तो बहुत कस के चोट लगता है, बोले है ना। अगर कोई लड़का धीरे से मारे तुमको चोट नहीं लगा वही, लेकिन खिसिया के एकदम दांत किचवा के एकदम मारे तो एक फट मारेगा तो पटाख से गिर जाओगे। यानी कि उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी चलाती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि काम करती है उत्तेजित करने का। कुछ करने का? हाँ, तो उत्तेजित उसको कहते हैं। तो उत्तेजित करने का काम कौन सी ग्रंथि? बोलो, अधिवृक्क ग्रंथि। क्लियर है यहाँ तक? आगे बताना, देखना इधर। अधिवृक्क ग्रंथि को एक और नाम से बोले हैं कल, फाइट एंड फ्लाइट। याद है? उड़ो और लड़ो, या लड़ो और मारो। लड़ो और मारो, तो लड़ो और मारो, या मारो और उड़ो, या लड़ो और उड़ो, कुछ भी। तो फाइट एंड फ्लाइट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगला है जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथि हम बताए हैं, यहाँ तक अगर इस सब चीज को देख लिया जाए तो पुरुष और महिला अभी तक नहीं बोले थे। बोले थे? जो काम पीनियल पुरुष में करेगा वही काम महिला में भी। पीनियल जो पुरुष महिला सब सेम है, थायराइड भी, पाराथायराइड, टोटल चीज सेम है। जनन का एक अंतर होता है, केवल जनन ग्रंथि महिला में और पुरुष में अलग अलग होती है। होता है ना? महिला में अलग और पुरुष में। महिला में जो जनन ग्रंथि होती है, ऊपर बताते हैं जनन ग्रंथि को। महिला में जो जनन ग्रंथि होती है उसका नाम होता है अंडाशय। क्या होता है? बताए है ना। और पुरुष में जो जनन ग्रंथि होती है उसको कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। सुनना, महिला के जनन ग्रंथि का नाम क्या होता है? अंडाशय। और पुरुष जनन ग्रंथि का नाम वृषण। महिला में जो अंडाशय होता है वो 3 गो हार्मोन निकालता था। के गो हार्मोन? 3 गो हार्मोन है। तीनों क्या क्या था? टेस्टोस्टेरोन। गलत। टेस्टोस्टेरोन तो पुरुष में होता है, टेस्टोस्टेरोन कहां से आ गया? क्या होता है? पहला एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। और थर्ड क्या होता है? रिलैक्सिन। क्या? रिलैक्सिन। यानी कि महिला के जो जनन ग्रंथि है उससे कितने हार्मोन निकलते हैं? 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। काम क्या है जो सुनना? अरे देखो, एस्ट्रोजन क्या करता है? तो मेनली मासिक चक्र, रजोधर्म, लैंगिक चक्र जो होता है उसमें हेल्पफुल करता है। यानी कि मासिक चक्र लाने का काम, पीरियड में मदद कौन करता है? एस्ट्रोजन। सब के बारे में बताए ना। बोलो, प्रोजेस्टेरॉन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। यानी कि जब बच्चा गर्भाशय में पल रहा होता है तो उस समय पर बच्चा को प्रोटेक्ट, यानी बच्चा को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और रिलैक्सिन का मतलब होता है, रिलैक्सिन का मतलब होता है कि यह जब जन्म देने वाली होती है तो उस समय पर योनि के जो मांसपेशियां होता है उसको फैलाने का कार्य करती है। यानी रिलैक्सिन काम करता है मांसपेशियों को फैलाने का। बोलो, यहां तक क्लियर की दिक्कत? क्लियर है ना सभी को? यानी कि अंडाशय से 3 प्रकार के, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? तो एस्ट्रोजन का काम सिंपल है, उसका काम पीरियड में मदद करना। प्रोजेस्टेरॉन का काम है बच्चा को सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना। रिलैक्सिन का काम है मांसपेशियों को फैला देना। क्लियर? तो ये होता है अंडाशय से। पुरुष के जो वृषण निकलते हैं उससे 2 प्रकार के। पहला टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है?
ऐसी ना, कैसा हूं याद रखना। वृषण में जो निकलता है पहला टेस्टोस्टेरोन और दूसरा जो निकलता है शुक्राणु। क्या निकलता है? यानी कि ये बताओ महिला और पुरुष ये दोनों का जनन ग्रंथि समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग का ये पूरा ग्रंथि। अच्छा, एगो पीयूष बच गया ना, तो बची गया पीयूष के बारे में सुनना। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। बताओ, अभी बोले हैं शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? क्या तो पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी हो गई। शरीर के सबसे बड़ी कौन है रे? यार चौपट, तू बोलो शरीर के सबसे बड़ी है? तू बोलो सुनो, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी अंतःस्रावी। तो बोलो रे, शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी। हाँ, अभी हम कहाँ सुतल था अभी? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी थाइमस हो गया, पैराथायराइड हो गई ना। तू बोलो पीछे से, पवन कुमार इधर से बोल, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी तू बोलो रे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी और शरीर के सबसे बड़ी सबसे छोटे। यार गधे, अभी हम कुछ ही बताएं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी को रे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी को थायराइड और सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, बड़ा नहीं, सबसे छोटा। और इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम। कितना होता है? 0.6 ग्राम। समझ सकते हो, आधा ग्राम कितना कम होता है। यानी कि पीयूष ग्राम का जो वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है। इस शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है। इसका काम होता है शरीर के हर एक चीज पर नियंत्रण करना, हर एक ग्रंथि पर। शरीर के जितने भी अंतःस्रावी है सबका नियंत्रण पीयूष ही करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। जैसे एकरा से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH। क्या नाम है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। एकरा से TSH हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। ये TSH हार्मोन क्या करता है? तो ये महिलाओं में ये TSH हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को निकालने के लिए प्रेरित करता है। कहता है कि अरे जल्दी जल्दी थायरॉक्सिन को निकालो, कम हो रहा है, कम होगा तो बीपी लो हो जाएगा। यानी थायरॉक्सिन निकालने का कंट्रोलिंग जो होता है वो पीयूष करता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे STH निकलता है। और ये STH का मतलब क्या होता है? STH का मतलब पूरा नाम इसका क्या था? कुछ तो था, देखो इसका नाम, छोड़ो रहने दो। ये STH हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? तो ये STH हार्मोन महिलाओं में दूध स्राव को बनाता है। यही ना बनाता है STH हार्मोन दूध स्राव को। और TSH जो होता है ये थायरॉक्सिन को निकालने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन आता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को लिखेंगे, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। यह शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रित करता है। जैसे इससे निकलने वाला TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी भी कहते हैं इंग्लिश में। पीयूष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी। तो क्वेश्चन आता है मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पिट्यूटरी या फिर पीयूष। तो याद रखना, मास्टर ग्रंथि माने पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। बोलो, ग्रंथि वाला पार्ट पूरा सभी को क्लियर है? अब ये बताओ, पौधा का हार्मोन हमने पढ़ लिए, मानव का हार्मोन हम लोग पढ़ लिए। अब इस सबको मानव में कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा? ब्रेन ना। अब ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें और कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है? चलिए, तो
समझना आगे। अगला जो सेक्शन है हम लोग का, एकरा में पौधा के हार्मोन के बारे में पढ़ लिया ना। पादप हार्मोन के गो? 5 गो। अभी बताओ, पादप हार्मोन 5 गो, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि के गो? 8 गो। इस सब के बारे में पढ़ लिया। अगला जो है, इस सब पे मानव में कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन। कौन करेगा? तब ब्रेन के बारे में बढ़िया से पढ़ना है और ब्रेन के बारे में ही समझते चलना आगे, ठीक है। चलिए, जैसे देखो, मानव मस्तिष्क हम एक बना देते हैं। ये है एक किसी का ब्रेन, हम उठा करके ले आए हैं, ठीक है। खोपड़ी, ये है ब्रेन। अब बढ़िया से समझना इसके बारे में, ब्रेन के बारे में। फिगर से पूरा अगर करेंगे इसको ना, तो बार बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट में ही लेके मतलब फिगर इसको नहीं करते हैं, पूरा लॉन्ग में बता देते हैं केवल। चलो बढ़िया से समझना। ये है उसका माथा, खोपड़ी। खोपड़ी के ऊपर बाल रहता है ना, एकदम अथी कर ले, घोड़ा कट वाला है। एने से कटवेले, एने से कटवेले, बीचवा में छोड़ ले। मुकुट भैया, नहीं, घोड़ा कट वाला बाल ही कटवेले। घोड़ा के बाल ना होगा। चलो देखो ऊपर, अरे बढ़िया से देखो, क्या 1 नंबर बाल जमल है। चलो, ये है किसी का खोपड़ी। ऊपर में क्या होता है? बाल ना। अब देखो, बाल के नीचे अगर ब्रेन में देखोगे, माथा एक ना ब्रेन कहते हैं, कि इसको कहते हैं ब्रेन। ये तो सबको पता होगा कि ब्रेन ये कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। तब देखो, अरे ये तो बच्चा में बताओ जाते हैं, व्हाट इज दिस? द ब्रेन। व्हाट इज दिस? द फिंगर। ये सब बताओ जाता है बच्चे में। चलो देखो, अरे ये है ब्रेन। ये देखोगे तो ऊपर में कुछ है बाल ना। बाल के नीचे देखोगे तो ये खोपड़ी नियत दिखेगा, दिख रहा है। ये खोपड़ी को कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? खोपड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियम। और क्रेनियम में कितने हड्डी? 8 हड्डियां। क्रेनियम में कितने हड्डियां? सब भूल जाते हो तो नहीं रे, पढ़े लिखा। क्रेनियम में कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां। याद रखना कि ब्रेन जो होता है, ये क्रेनियम अस्थि के नीचे होता है। अस्थि माने हड्डी, क्रेनियम अस्थि के नीचे। और क्रेनियम में कितने हड्डी? 8 हड्डी। उसके नीचे तक केवल ब्रेन नहीं है, इसके नीचे देखोगे तो एगो थैला नुमा संरचना होगा, थैला नियत बनल पॉलीथीन के। तो ये पॉलीथीन नहीं रहता है, मतलब उस तरह के हम बता रहे हैं, पॉलीथीन अंदर कैसे चल गया। तो ये जो थैली नुमा संरचना रहती है, इसको कहते हैं मेनिंजाइट। क्या कहते हैं? याद रखना सभी लोग ध्यान से। सबसे ऊपर में कुछ ही है, क्रेनियम है। सबसे ऊपर में बाल, बाल के नीचे ढील, बाल के अंदर में ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी को क्या कहेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम में कितने हड्डी? 8 हड्डी। और उसके अंदर में जो थैली नुमा संरचना है, उसको मेनिंजाइट क्या कहते हैं? मेनिंजाइट। याद रखना कि मेनिंजाइट में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये बुखार लग जाता है तो क्वेश्चन पूछता है मेनिंजाइटिस रोग कहाँ होता है? किडनी में, ब्रिक में, फेफड़ा में, लिवर में, कि गुर्दा में, कि अमाशय में, कि पेट में, कि कहाँ होता है, कि ब्रेन में? अरे हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। ये बताओ मेनिंजाइटिस रोग कहाँ होता है? ब्रेन में। मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइट परत पे चोट लग जाने की क्रिया को कहते हैं मेनिंजाइटिस रोग। क्लियर है? तुम्हारा मुफलर यहाँ कैसे आ गया था? तो मुफलर है ना, यहाँ कैसे आ गया था इसके पास? तुम्हारे पास कैसे आ गया उसका मुफलर? छोटा। चल देखो पर, ये बताओ क्रेनियम के कितने परत होते हैं? क्रेनियम के कितने हड्डियां? अब हम कुछ तो नहीं बोल नहीं रहे हैं, तो नहीं कुछ करते रहो, मतलब नहीं। आराम से पढ़ो, निकलो ना, कोई हम तो नहीं का फेर में ना रहे। कितना नंबर लाया कर ले। ये बताओ कि सबसे ऊपर में कौन होता है? बाल ना। और बाल के नीचे में जो खोपड़ी होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम के कितने हड्डियां? 8। उसके नीचे जो परत होती है उसको मेनिंजाइट। और इसी के नीचे कुछ होता है
ब्रेन ना, तो इसके नीचे है ब्रेन। अब समझना इसके बारे में, इसके नीचे है ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में देखना, ब्रेन का 3 भाग होता है। कितने भाग? 3 भाग। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। याद रखना कि ब्रेन के कितने परत है, ब्रेन के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर अग्र मस्तिष्क में बात किया जाए तो कुल भाग का सबसे बड़ा कौन है? अग्र है कि मध्य है कि पश्च है? अग्र है। कुल माइंड का 66% हिस्सा होता है, या फिर इसको 2/3 भी कहते हैं, 2/3 हिस्सा। तो याद रखना कि पूरे ब्रेन का 66% हिस्सा जो है वो अग्र मस्तिष्क होता है, या फिर 2/3 हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन आता है कि पूरे ब्रेन का अग्र मस्तिष्क कितना % होता है? तो याद रखना होगा 66% या फिर 2/3 हिस्सा। याद रहेगा ना सभी को? चलो अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ब्रेन कितने प्रकार का? बोलो। 3 प्रकार का, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब देखना ऊपर, अग्र मस्तिष्क यही वाला ना है? ऊपर वाला बोलो, अग्र मस्तिष्क यही वाला ना है? सबसे पहले मस्तिष्क, देखो इधर लिख देते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क का कितना भाग? 3 भाग। पहला को अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। बोलो, क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र, मध्य, पश्च। और अग्र में बात करें तो अग्र का भी 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? फर्स्ट को कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? और दूसरा को थैलेमस। क्या? और इसके बारे में एक एक्स्ट्रा, मतलब इसका स्पेशल एक वीडियो बना दिए थे, मानव मस्तिष्क बनाए थे ना, एक स्पेशल एक वीडियो ही है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखना ऊपर, अग्र मस्तिष्क का 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इस सेरिब्रम कितना होता है? तो अग्र मस्तिष्क ऊपर वाला में अगर बंटवारा करे तो ई है सेरिब्रम। हालांकि ई वाला पूरा बॉर्डर बना रहा है अग्र और मध्य और पश्च का। इसको थोड़ा मोटा कर दे तो पता चले। इसके ऊपर वाला पूरा है अग्र, ठीक ना? ई वाला मध्य और ई वाला पश्च, और ऊपर वाला में बंटवारा कर रहे हैं। ये क्या है? सेरिब्रम। और इधर वाला होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। इतना थैलेमस। और ई जो छोटका बच गया इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। तो देखना ऊपर कि अगर अग्र मस्तिष्क की बात किया जाए तो अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा कौन है? सेरिब्रम। उसके बाद थैलेमस और उसके बाद सबसे छोटा हाइपोथैलेमस। ये बताओ हमको कि मस्तिष्क में सबसे बड़ा कौन है? अग्र मस्तिष्क। पूरा है ना? लेकिन अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा कौन है? अच्छा, कौन सा बड़ा मस्तिष्क है? ऑप्शन बताना। सेरिब्रम, थैलेमस, अग्र मस्तिष्क कि हाइपोथैलेमस? अग्र मस्तिष्क, क्योंकि सेरिब्रम तो इतना ही है ना, और अग्र तो पूरा है। यानी कि अग्र मस्तिष्क और सेरिब्रम में कौन बड़ा है? क्योंकि अग्र का ही बेटा तो सेरिब्रम है। तो ये पूरा है अग्र मस्तिष्क, और इतना में अग्र मस्तिष्क के अंडर में इतना सेरिब्रम, ऊपर थैलेमस, और ये वाला इतना। ये सब का काम कुछ होता है। तो सेरिब्रम का काम होता है, इसका काम है याद रखना, याद करने की जो क्षमता होती है, स्मृति क्षमता जिसको कहते हैं, यही कहते हैं ना? याद रखने की क्षमता या फिर स्मृति क्षमता, सोचने की क्षमता,
सोचने की क्षमता, इस सब को यही जागृति करता है, विकास करता है। यानी कि जिज्ञासा, जानने की किसी चीज को यही करता है। जैसे यदि कोई चीज हम पढ़ें और बहुत देर तक याद रहता है तो याद रखिए सेरिब्रम मेरा स्ट्रांग है। और यदि कोई अभी पढ़ा और 10 मिनट के बाद भूल जा रहा है तो समझो उसका सेरिब्रम कमजोर है। कोई कोई बच्चा का एबीसीडी सिखा दो, एबीसीडी कभी नहीं सीख पाता है। वो सिखाते रहो सीख ही नहीं पा रहा। 10 दिन 15 दिन से बता रहे हैं, बार बार भुला जा रहा है। समझिए उसका सेरिब्रम थोड़ा कमजोर है, थोड़ा वीकनेस है उसके सेरिब्रम में। सेरिब्रम बढ़ाने का यही उपाय है कि अपने इस सेरिब्रम पे जितना ज्यादा लोड दीजिए। लोड कैसे देना है? तो वर्कलोड आप ज्यादा से ज्यादा दे सेरिब्रम पे, ज्यादा से ज्यादा काम को सोचने की ताकत बढ़ाएं, जिससे कि सेरिब्रम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेरिब्रम याद करने की स्मृति क्षमता को बढ़ाती है, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है और पुराने पुराने बात को याद रखती है सेरिब्रम। क्लियर? अगला जो होता है उसका नाम है थैलेमस। कुछ नाम है। और ये थैलेमस क्या करता है? तो ये बाहरी वातावरण को बताता है। किसको बताता है? बाहरी वातावरण को। और बाहरी वातावरण का मतलब क्या है? तो बाहरी वातावरण, बाहर का पदार्थ ठंडा है कि बाहर का पदार्थ गर्म है, इस सब चीजों को बताता है। कौन? थैलेमस। जैसे अगर कोई हम ठंडा चीज को छुए, ठंडा लगेगा। अभी अति गरीब भोर में जाकर के नल का पानी छुओगे तो ठंडा लगेगा, या फिर गर्मी के दिन में जाकर के नल का पानी छुओगे तो गर्म लगेगा। तो बाहर के चीजें या फिर धिक्कल कठौती कढ़ाई के छुलोगे और एक अति लगेगा, गर्म लगेगा। तो अगर बाहरी चीजों को छूने पर गर्म और ठंडा का एहसास हो रहा है तो उसकी सूचना कहां पहुंचती है? थैलेमस में। और याद करने, जिज्ञासा, इस सब की क्षमता कौन रखती है? सेरिब्रम। और आंतरिक चीजों को बताने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। आंतरिक चीज, आंतरिक चीज क्या है? तो आंतरिक चीज जैसे भूख, हमको भूख बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगता है। ये सोचने का चीज नहीं है बल्कि अंदर का चीज है। इसलिए भूख, प्यास और दर्द, गुस्सा, ये सब का जो चीज है, दर्द, हाइपोथैलेमस में दर्द, गुस्सा, भूख, प्यास, अंदर से गर्मी फील होना, अंदर से ठंडा फील होना, इस सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के पास होता है। और क्या है? तो यदि किसी पे गुस्सा हो जाना, किसी से प्यार कर लेना, तो इस सब की सूचना कहां पहुंचती है? हाइपोथैलेमस में। यानी सब की घंटी हाइपोथैलेमस में बजेगी। तो दर्द, गुस्सा, ये सब जितना आंतरिक चीज जितना है, तो आंतरिक चीज का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे मान लो अगर किसी का पेट दर्द कर रहा है तो दर्द की सूचना कहां पहुंचेगी? हाइपोथैलेमस। जैसे मान लो यदि किसी का बकरी मर गया है तो वो अलग चीज है कि बकरी से सूचना पहुंचा है, लेकिन वो जो है बकरी के कारण, बाहर के कारण जरूर हो रहा है, लेकिन दर्द जो होता है वो अंदर हो रहा है। तो अंदर के जो सूचना है उसका पहुंचता है हाइपोथैलेमस। तो दर्द, गुस्सा, ये सब जो है इसकी सूचना कहां पहुंचती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ही छोटा है लेकिन ये जल्दी एक्टिव नहीं होता है, और अगर ये एक्टिव हो जाए तो जल्दी डीएक्टिव नहीं होता है। अगर ये एक्टिव एक बार हो जाए तो थैलेमस और सेरिब्रम को नहीं समझता है। हाइपोथैलेमस अगर एक बार कार्य करना शुरू कर दे तो सेरिब्रम और थैलेमस एकदम बैठ जाता है, ये काम नहीं करता है। इसलिए अगर किसी के यहाँ मार हो रहे तो पूरा एकदम गुस्सा में आ जाता है। उस समय पर वो दिमागे काम नहीं करता, सोचवे नहीं कुछ करता है, और कुछ भी बक देता है, कुछ भी लड़ने के लिए चला जाता है। तो सेरिब्रम उस समय पे कार्य नहीं करता है। अगर लड़ने में किसी को माथो फूट गया है ना तो उस समय उसको दर्द का एहसास नहीं होगा, वो मारेगा एकदम। अगर मान लो कि एने से एकदम अजुराए लेनू से अगर माथो फूटल है तो यूं पीटेगा, काहे भाई? तो दर्द का एहसास नहीं है, अभी हाइपोथैलेमस एक्टिव होइल है। और अगर वो फिर शांत हो गया तब उसको कहेगा ये दर्द करी थे, यानी हाइपोथैलेमस अब एक्टिव होगा तो उसको दर्द का एहसास और हाइपोथैलेमस दर्द इस सब का एहसास होगा। यानी कि जब वो एक्टिव रहता है हाइपोथैलेमस तो ये सब जल्दी एक्टिव
नहीं होता है। हाइपोथैलेमस को एक्टिव होने में मुश्किल से 7 से 10 सेकंड का समय लगता है। गर्म पदार्थ खाने से ज्यादा हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सबका नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही करता है। जैसे हम ही बोले थे कि टोटल ग्रंथियों को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, क्योंकि सबके पापा वही थे ना, उसको कहते थे मास्टर ग्रंथि। लेकिन टोटल अथी का ग्रंथि का दादा हाइपोथैलेमस है, क्योंकि सबका सूचना यही देता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो पूरे ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, सभी ग्रंथियों को, और सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि। क्लियर? बोलो। तो यहां तक किसी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क क्या होता है तो इसके बारे में समझना। मध्य मस्तिष्क, इसका भी 2 भाग होता है। कितने भाग? 2 भाग। मध्य मस्तिष्क का 2 भाग होते हैं। पहला को कहते हैं कार्पोरा और दूसरा को कहते हैं सेरिब्रल। कार्पोरा और दूसरा को क्या कहते हैं? सेरिब्रल। आधा में एने कार्पोरा है, आधा में कार्पोरा एने कौन है? सेरिब्रल। यानी मध्य मस्तिष्क का 2 भाग, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा का काम क्या होता है तो ये आंख और कान पर नियंत्रण करता है। आंख कान पर। तो ये बोलो, कार्पोरा का काम कौन सी है? आंख और कान पर नियंत्रित करना। यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो इस सब का नियंत्रण कार्पोरा कर रहा है, मध्य मस्तिष्क कर रहा है। अगर कोई चीज को हम सुन रहे हैं, इसका नियंत्रण भी कार्पोरा कर रहा है, मध्य मस्तिष्क ही कर रहा है। तो ये बताओ, देखने और सुनने की जो क्षमता है वो कौन प्रदान करती है? कार्पोरा। कौन करती है? कार्पोरा। सेरिब्रल स्पेशल बना हुआ है पाचन के लिए और श्वसन के लिए। ये 2 क्रियाएं ऐसी है जो हमारे इच्छा से नहीं चलती है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है वैसी क्रियाएं जो हमारे इच्छा से ना चले। अगर हम खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कहेंगे पहले ठूस लेवे दे, 9 बजे के बाद पची है, ऐसा होगा नहीं। यानी पाचन और श्वसन की जो क्रियाएं हैं वो हमारे इच्छा से नहीं चलती है, बल्कि अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और इस पर नियंत्रण सेरिब्रल का होता है। तब पाचन और श्वसन को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रल। क्लियर? उसके बाद अगला होता है पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का भी 2 भाग होता है। कितने भाग? 2 भाग। पहला को कहते हैं सेरिबेलम, ऊपर लिख दें इसको। फर्स्ट को कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। और सेकंड को कहते हैं मेंडुला ऑब्लांगेटा। मेंडुला ऑब्लांगेटा, यही नहीं कहते हैं। यानी पश्च मस्तिष्क का 2 भाग, एक सेरिबेलम और एक मेंडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम क्या करता है तो ई, जैसे देख लो, बाहर का चीज याद करना, सेरिब्रम, बाहर का चीज थैलेमस, अंदर का चीज हाइपोथैलेमस। दर्द, गुस्सा, इस कार्पोरा क्या है तो आंख कान पर नियंत्रित कार्पोरा। पाचन श्वसन सेरिब्रल। सेरिबेलम क्या करता है तो बाकी जो हाथ पैर गर्दन इस सब पर नियंत्रण किसका होता है? सेरिबेलम का। यानी यदि कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम कार्य नहीं करता है, तो उसका नियंत्रण सेरिबेलम जो है पैर पर बढ़िया से नहीं कर पाता है तो लंगड़ा के चलेगा, हाथ पर नियंत्रित बढ़िया से नहीं करेगा तो छूने के लिए तो बढ़िया से नहीं छुआएगा। तो याद रखना कि सेरिबेलम जो होता है किस पर नियंत्रित करता है तो शरीर के सभी अंगों पर। शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रित कौन करेगा? सेरिबेलम। क्लियर? यानी कि मांसपेशियों पर नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। उसके बाद होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। मेंडुला ऑब्लांगेटा को, इसको हम लोग कहते हैं आपातकालीन मस्तिष्क। यानी कि मस्तिष्क का सब भाग जब बिजी होता है तब नियंत्रित कौन करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। और मेंडुला ऑब्लांगेटा तभी करता है, निर्णय देता है जब मस्तिष्क पूरी तरह से बिजी हो, कहीं भी कार्य ना करे। जैसे रात्रि के समय में फोन लेकर के हम लोग कहीं जाते हैं और पीछे से कोई हुआ कर दे तो हम लोग डर जाते हैं, डरते हैं ना। इसका मेन कारण यही है कि आंख जो है यहाँ पे फोन में बिजी है, यानी कार्पोरा बिजी होइल है। सेरिब्रल
पाचन श्वसन में तो अपना बीजी है। अगर यहाँ से देखोगे हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जो है ये तो डिएक्टिव पहले ही से होइल है, डिएक्टिव रहता है ना हाइपोथैलेमस। और थैलेमस बाहरी वातावरण, बाहर से तो ऐसा ही ठंडा लग रहा है, वो अलग हो रहा है। और सेरिब्रम ये सोच रहा है, तो करे एकदम कहीं बीजे है सोचने में। उस समय पर एक बैग हुआ करता है, तो निर्णय जाना चाहिए कारपोरा के पास। किसके पास? अरे सुनने वाला किसके पास? कारपोरा के पास। तो कारपोरा तो यानी बीजी है कहीं और, फोन में अखिया के साथ है ना, उसको खाली रहना चाहिए ताकि एकदम आवाज सही से जाए, लेकिन वो बीजी है आंख के साथ है फोन में। तो उस समय पर एकदम माइंड का समझ में नहीं आता है क्या करें, तो उस समय पर निर्णय मेंडुला ऑब्लांगेटा ले लेता है। और इसीलिए वो डर जाता है व्यक्ति, क्योंकि मेंडुला ऑब्लांगेटा आपातकालीन होता है, उसको निर्णय लेने का पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से व्यक्ति डर जाता है। तो मेंडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा को आपातकालीन कहते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसका निर्णय मस्तिष्क को नहीं लेना होता है। जैसे हम मान लो अगर करंट को छू दें, तो सूचना अगर मस्तिष्क तक जाए, मस्तिष्क फिर हाथ को सूचना भेजे हटाओ, उतना देर में आदमी मर जाएगा। जैसे मान लो अगर हम यहाँ से किसी करंट को छूते हैं, तो करंट को छुएंगे तो बाहरी चीज है कि अंदर चीज? तो ये एहसास कराया किसको? बाहरी वातावरण कहा जाएगा? थैलेमस। यानी सूचना पहुंचेगी थैलेमस में, थैलेमस फिर सूचना भेज देगी हाइपोथैलेमस को कि दर्द हो रहा है। दर्द हाइपोथैलेमस ना, हाइपोथैलेमस भेज देगा सेरिब्रम को, सोचिए दर्द हो रहा है। सेरिब्रम कहेगा कारपोरा को देखो कौची है, कारपोरा देख के कहेगा सेरिब्रम के, कारपोरे ना आके कराएगा, कारपोरा देख के कहेगा सेरिब्रम के करेंट है। और फिर सेरिब्रम निर्णय लेगा और सेरिब्रम कहेगा फिर से किसको? सेरिबेलम को। सब नियंत्रण सेरिबेलम के, सेरिबेलम को हाथ को हटाओ। अब उतना देरी में आदमी टपकिए न जाएगा। तो ये सब निर्णय लेने से पहले कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसका निर्णय मस्तिष्क नहीं लेता है, बल्कि उसका निर्णय मेंडुला ऑब्लांगेटा ही ले लेता है। और मेंडुला ऑब्लांगेटा जो यहाँ पे होता है, नीचे पे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, और रीढ़ के हड्डी को कहते हैं मेरुदंड। क्या कहते हैं? और रीढ़ के हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। और मेरुदंड के अंदर में एक स्पाइनल कोड होता है पतला सा, और स्पाइनल कोड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मेंडुला ऑब्लांगेटा रीढ़ के हड्डी के मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, और मेरुरज्जु ही उसका निर्णय ले लेती है। और इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। तो क्वेश्चन आता है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है तो समझना कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसका निर्णय मस्तिष्क खुद से ना लेकर के ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं जिसका निर्णय मस्तिष्क से ना लेकर के मेरुरज्जु स्वयं निर्णय लेती है। मेरुरज्जु स्वयं निर्णय ले लिया यहाँ पे कि जल्दी से हाथ को हटाओ। तो कुछ ऐसी घटनाएं जिसका निर्णय मस्तिष्क से ना लेकर के मेरुरज्जु खुद व खुद स्वयं ले लेती है, तो उस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बोलो क्लियर है कि दिक्कत? अगर कोई आगे आग है, अब उतना क्रिया होगा, आग में पैर न आ जाएगा। तो इस सब चीज के लिए प्रतिवर्ती क्रिया है, मेरुरज्जु उसका लेता है। लेकिन उस समय पर बहुत डर लगता है फिर, क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया यही है, कुछ ऐसी घटनाएं जिसका निर्णय मस्तिष्क से ना लेकर के मेरुरज्जु स्वयं अपने से ले लेता है, इस निर्णय को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तथा निर्णय जिस मार्ग द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है, उस मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे कोई ना कोई रास्ता से जाएगा ना, तो उस रास्ता को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या है? बहुत इजी है कि जिस क्रिया के द्वारा, या ऐसे कहेंगे वैसी क्रियाएं, वैसी घटनाएं जिसका निर्णय मस्तिष्क से ना लेकर के मेरुरज्जु स्वयं ले लेता है, उस क्रिया को, उस घटना को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तथा इसका निर्णय जिस मार्ग से हथेलियों तक या अंगों तक पहुंचता है, उस अथी को क्या कहते हैं? रास्ते को प्रतिवर्ती चाप।
अगर ब्रेन के देखें कि ब्रेन का ई वाला भाग समझ में आया सभी को। ब्रेन बता दे कितना का होता है, तो ये 1240 ग्राम से ये लगभग 1450 ग्राम तक होता है, यानी 1250 ग्राम से 1450 ग्राम तक, लगभग बोल सकते हैं 1.4 kg का। कितना का? तो पूछता है मानव मस्तिष्क कितना भारी होता है, तो याद रखना सभी लोग। अरे देखो, मानव मस्तिष्क कितना भारी होता है, तो मानव मस्तिष्क 1.4 kg का होता है। बोलो यहां तक क्लियर की दिक्कत? क्लियर है ना? और ये आपका मानव मस्तिष्क का कंप्लीट हुआ। अच्छा ये बताओ, जैसे किडनी के बारे में पढ़े थे, किडनी प्योर बनल था केकरा से? नेफ्रॉन से। वैसे मस्तिष्क भी बनल है और उसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो भी बताओ, मानव का मस्तिष्क है को केकरा से बनल है? तो मानव मस्तिष्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहेंगे? न्यूरॉन को। अब हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट और। चलो आगे न्यूरॉन के बारे में समझना। मानव मस्तिष्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? न्यूरॉन को। न्यूरॉन के बारे में बढ़िया से समझते चलना। 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने की चांसेस होती है। चलो देखना ऊपर, समझना आगे। चलो देखो, ये है न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन में क्या होता है, तो सब संरचना के बारे में समझ लेना। इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और ई वाला जो ई बड़ी बड़ी निकलल है ना, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो मोटा सब मिल करके जो हो गया है, इसको कहते हैं डेंड्रन। क्या कहते हैं? डेंड्रन। इसको ये जो स्टार नियत बनल है ना, स्टार नियत, ये स्टार को कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? और ये बीच में ई जो है, इसको कहते हैं कुछ केंद्र। क्या कहोगे? केंद्र। और इसको कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव है ना ये अंदर में, कोशिका द्रव। और देखना, ये जो लंबी संरचना दिख रही है, ये लंबा वाला को कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? ये पूरा लंबा की तरह आया है ना, पाइप नियत एकदम, इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? और ई देखो, इस तरह से इसे गोल गोल घेरल मिल रहा होगा। इस ई होता है काजू के आकार की, जिसको कहते हैं अच्छाद। क्या कहते हैं? तो काजू की आकृति जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अच्छाद। अब देखो, आ जाओ, ये जो होता है इसको कहते हैं, ये जो नीचे जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं एक्सॉन बल्ब। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन बल्ब। और ये जो नीचे बड़ी मनी निकलल है, इसको कहते हैं सूत्र युग्मक गांठ। सूत्र युग्मक गांठ। यही होता है न्यूरॉन में। क्वेश्चन आता है न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें, तो इसमें कुछ है नहीं। ऊपर वाले भाग को डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स बहुत सारे जिससे जुड़ गया उसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। और ये जो स्टार की तरह बना हुआ है साइटोन, बीच में कोशिका द्रव और फिर केंद्रक। नीचे वाले जो लंबा आया है एक्सॉन, ये अच्छाद एक्सॉन बल्ब इसको, और नीचे वाले सूत्रयुग्मक गांठ है।
एक अच्छाद दूसरे अच्छाद से जहां मिल रहा है वहां पे बीच में वो गैप बनता है। इस गैप को कहते हैं रेनवियर का नोड। क्या कहते हैं? रेनवियर का नोड। कुछ कहते हैं था सही है। वही ना, रेनवियर का नोड है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनवियर का नोड। बोलो यहां तक क्लियर है ना। अब देखो हाँ, वो न्यूरॉन के जोड़ को कहते हैं, इसको नहीं। ईद बताओ, मानव मस्तिष्क पूरा किस तरह से बनल होता है? न्यूरॉन से। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका भी इसी से बना होता है, न्यूरॉन से। तो याद रखना, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करने के लिए आता है, तो इसमें समझना है इसके सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स क्या करता है? सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जितना भी संवेदना है, गर्म ठंडा जो भी संवेदना है, उस संवेदना को यहां से यहां से यहां से यहां से शरीर के हर एक भाग में डेंड्राइट्स फैला हुआ है। और वहां से सूचनाओं को क्या करेगा? और वहां से सूचना को एकत्रित करके किसको दे देगा? डेंड्रन के। और डेंड्रन भेज देगा साइटोन को। और केंद्रक के मदद द्वारा साइटोन भेज देगा किसको? एक्सॉन को। और ये एक्सॉन फिर पहुंचा देगा कहां पर? एक्सॉन बल्ब में। एक्सॉन बल्ब से कहां पहुंच जाएगा? सूत्र युग्मक गांठ में। और यहां से फिर दूसरा न्यूरॉन जुटल रहेगा, ऐसी कर करके ब्रेन तक पहुंचा देगा। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। यानी दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। इसका सचित्र वर्णन तो पहले फिगर बनाएंगे और लिखेंगे कि न्यूरॉन के सबसे बाहरी भाग को डेंड्राइट। सुनो, लैंग्वेज सुन लो। न्यूरॉन के लैंग्वेज ना नहीं याद होता है, लैंग्वेज सुन लो। बनाने के लिए एकदम लैंग्वेज बाय लैंग्वेज बनते चल जाना है, लाइन से फिगर बना के लिख देना नाम, उसके बाद बनते लिख चल जाना। न्यूरॉन के सबसे बाहरी भाग को डेंड्राइट्स कहते हैं, जो सूचनाओं को एकत्रित करता है। एकत्रित सूचनाओं को डेंड्राइट्स डेंड्रन तक पहुंचाता है। डेंड्रन तक पहुंचाने के बाद साइटोन तक पहुंचाया जाता है तथा केंद्रक की मदद से साइटोन एक्सॉन तक पहुंचाता है। एक्सॉन उन सूचनाओं को एक्सॉन बल्ब तक पहुंचाता है तथा एक्सॉन को चिपकने से बचाने के लिए अच्छाद बने होते हैं काजू की आकृति की। और दो अच्छाद के बीच के जगह को रेनवियर का नोड कहा जाता है। और एक्सॉन बल्ब में पहुंची सूचनाएं, संवेदनाएं सूत्र युग्मक गांठे द्वारा दूसरे न्यूरॉन में प्रवेश करता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जिस जगह पे मिलते हैं उसको सिनेप्स कहते हैं। कहानी खत्म हो गया वर्णन। और क्या करना है? अपने लैंग्वेज में करना है वर्णन। तो जिस तरह से अगर तुम्हारा मन हो वर्णन करने का कर सकते हो, नहीं लिखा जाएगा अपने से। फिगर खाली बना देंगे, नाम लिख देंगे, बस भर देना है खाली। कॉपी तो भरना है। देखो क्या करेंगे। अरे न्यूरॉन के सबसे बाहरी भाग में कौन है? डेंड्राइट्स होता है, जो सूचनाओं को एकत्रित करता है। एकत्रित सूचनाओं को डेंड्राइट्स डेंड्रन तक पहुंचाता है। सूचनाएं डेंड्रन तक पहुंचने के बाद साइटोन तक पहुंचाया जाता है तथा केंद्रक की मदद से एक्सॉन तक पहुंचता है। एक्सॉन को चिपकने से बचाने के लिए काजू की आकृति की अच्छाद होती है। दो अच्छाद के बीच के जगह को रेनवियर का नोड कहा जाता है। एक्सॉन के माध्यम से संवेदना सूत्र एक्सॉन बल्ब तक पहुंचता है, जहां के सूत्र युग्मक गांठे द्वारा दूसरे न्यूरॉन में प्रवेश कर जाता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जिस जगह पे जुड़े होते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। कहानी खत्म। बहुत हार्ड है। और इस प्रकार से ये पूरा नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो आज के लिए ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगला दिन है जनन का चैप्टर। ठीक है।